हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मज़ेदार क्लास रहेगी, धमाकेदार क्लास, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो याद रखना, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग एक एग्जाम लेके आए हैं, जो एग्जाम आपके 2023 में हुआ था, अगस्त 2023 के अंदर। चलिए उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, और जो सॉल्यूशन रहेगा मेरे भाई, ये क्या रहेगा? ये सॉल्यूशन रहेगा हमारा सीडीपी, और किसका रहेगा याद रखना, पेडागोजी का। सीडीपी और पेडागोजी का संपूर्ण हमारा क्या रहेगा, ये जो भी हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आए, किस टॉपिक्स आए, तो अच्छे तरीके से इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें आंसर देना है। तो चलिए भाई, जितने भी आज का पहला जो क्वेश्चन है उसे प्रारंभ करते हैं। थोड़ा धुंधला समझ में आ रहा होगा भाई, बच्चे से क्वेश्चन पेपर लिया है तो उसी के आधार पर अब देखिए आपको सॉल्यूशन कराएंगे। देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि जो वाइगोत्स्की जी हैं, वहां से पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि थ्योरी महत्वपूर्ण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो वाइगोत्स्की जो हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है? मानवीकृत पाठ्यक्रम है क्या, यानी कि मानव के द्वारा जो करिकुलम बनाया गया है वो है क्या? देखिए, इंग्लिश में भी चीजें दे रखी हैं, अगर आप चाहो तो एक बार यहाँ पे भी देख सकते हो, चीज वही रहेगी। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जिस शब्द में आपको लगे कि सर चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग हमसे क्या है भाई, पूछ सकते हो मुझसे। देखो दे रखा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मूर्त पुरस्कार, यानी कि जो मूर्त होता है, मूर्त पुरस्कार क्या है इसे समझना। मूर्त पुरस्कार का मतलब होता है जो चीज हमारे क्या है, सामने है, बच्चों को एक कोई चीज दिखा देना कि भाई मैं आपको फोन दूंगा, ये फोन जो है अगर आप यही वर्क कीजिए। ये क्या वाइगोत्स्की जी ने कहा था? बिल्कुल भी नहीं। सहकर्मी सहयोग या सामाजिक अलगाव, तो अलगाव की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि ध्यान देना भाइयों, सामाजिक जो अलगाव है इसकी तो कहीं बात ही नहीं होगी। क्यों बात नहीं होगी, इस चीज को समझना। क्योंकि इनका जो मानना था पूर्ण रूप से, वो ये मानना था कि समाज तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो लगाव वाली बात होनी थी, अलगाव वाली नहीं, तो इसलिए तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। मानवीकृत पाठ्यक्रम पर भी इन्होंने विचारधारा नहीं दी थी। इन्होंने किस पे दिया था? मूर्त पुरस्कार पे भी नहीं दिया था, इन्होंने दिया था सहकर्मी सहयोग पर। इन्होंने किस पे दिया था? वाइगोत्स्की जी ने इन्होंने दिया था सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी सहयोग क्या है, थोड़ा ये समझना। देखो, वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो ये दिया था वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि बच्चे के साथ समाज जैसा वो करेगा, यानी कि जैसा बच्चे के साथ रिएक्शन करेगा, जो बच्चा है वैसा ही समाज के साथ क्या है, रिएक्शन करेगा। इन्होंने ये कहा था कि बच्चा हमेशा समाज के संपर्क में आने से चीजों को सीखता है। यहाँ पर इन्होंने तीन चीज के बारे में कहा था। एक तो इन्होंने तीन चीज के बारे में कौन कौन सी थी? एक तो समाज के बारे में कहा इन्होंने, दूसरा इन्होंने सांस्कृतिक के बारे में कहा था, और तीसरी अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने भाषा के बारे में कहा था कि जो बच्चा होता है वो उन तीन चीजों के माध्यम से सीखता है। तो देखिए क्या क्या है, समाज यानी कि आपका सोशल हो जाएगा, सांस्कृतिक, और आपका क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। अब इन्होंने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया था वाइगोत्स्की ने, जिस वर्ड का नाम होता था जेड पी डी। क्या कहा है? जेड पी डी, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ध्यान देना। तो इन्होंने ये तीन चीजें बताई थी, समाज, सांस्कृतिक और भाषा। और इन्होंने क्या दिया था? जेडपीडी का इन्होंने सिद्धांत दिया था। जेडपीडी है क्या, थोड़ा इसे समझना। अगर मैं जेडपीडी की बात करता हूं तो जेडपीडी का मतलब होता है कि एक हेल्प करना, टेम्परेली हेल्प करना। ये हेल्प करना कैसे क्या है, थोड़ा जेडपीडी के बारे में समझिए। सपोज करना कि अगर कोई बच्चा 5 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष का बच्चा है, वो किसी 8 वर्ष के बच्चे का वर्क करता है। 5 वर्ष का बच्चा किसी 8 वर्ष के बच्चे का जो वर्क करता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 वर्ष का। तो जो 3 वर्ष का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? आपका जेड पीढ़ी कहलाता है। ध्यान देना, ये क्या है आपका? जेड पीढ़ी। तो दोनों का डिफरेंस जो अंतर रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका जेड पीढ़ी कहलाएगा। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर आया है सहकर्मी सहयोग, यानी कि वो दूसरे के सहयोग से क्या है, बच्चा वहां पर सीख रहा है।
इसलिए जो उसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इसलिए भाई ध्यान देना आप लोग, मैंने यानी कि वाइगोत्स्की की जो पूरी थ्योरी है आपके डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां पर जाकर वो सब्सक्राइब दे यानी कि देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, तो वहां पर आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी और उस थ्योरी के माध्यम से आप सीख लेना कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। इसी में एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है स्कोप होल्डिंग। स्कोप होल्डिंग। स्कोप होल्डिंग क्या होता है याद रखना, इसे कहा जाता है टेम्परेरी हेल्प। हेल्प टेम्परेरी हेल्प का मतलब क्या होता है, इसका मतलब याद रखना, इसी को कहा जाता है सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी सहयोग का मतलब क्या है थोड़ा समझना। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो जब पीछे से उस बच्चे की साइकिल को पकड़ा जाता है और वो बच्चा उस साइकिल पे बैठ कर साइकिल को चलाता है, तो यही क्या होती है, इसे स्कोप होल्डिंग कहते हैं। और स्कोप होल्डिंग ही क्या कहलाता है, आपकी सहकर्मी सहयोग कहलाते हैं। इसका मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो क्या था भाई, सी। तो अगर चीजें समझ में आ रही हो, अगर अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट्स करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हम उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको हर किसी चीज के बारे में इसी तरीके से आंसर बताते रहेंगे कि ये आंसर है तो है क्यों। और ये नहीं कि आपकी पेपर में अगर क्वेश्चन ये आए तो आपका 100% हो सकता है कि क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ रिलेटेड आएगा टॉपिक से, तो ध्यान देना भाई। अब देखिए हम पढ़ेंगे, याद रखना, 4 वर्ष की अपर्णा, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। 4 वर्ष की जो अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, कि एक बटन जो है वो जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। परिकल्पनित, निगमनात्मक चिंतन, पारगम्यात्मक तर्क, या जीववादी चिंतन, या केंद्रीयकरण। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, परिकल्पनित निगमनात्मक चिंतन के बारे में, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डिडक्टिव थिंकिंग है आपकी। परागणात्मक तर्क ये भी नहीं हो सकता। जीववाद क्या है बच्चा, ध्यान देना। जीववाद का मतलब होता है जब जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा होता है, वो किसी निर्जीव चीज को, ध्यान देना, वो क्या करता है, वो किसी निर्जीव चीज को जब सजीव मानने लगता है, निर्जीव चीज को सजीव मानना, निर्जीव चीज को क्या मान लेना, सजीव मानना। अब जो निर्जीव चीज है उसको सजीव मानने का कारण समझना। जैसे बटन है, बटन क्या एक निर्जीव है, बटन क्या एक निर्जीव। लेकिन अगर मैं बात कह रहा हूं कि ये क्या कह रही है, अपर्णा नाम की लड़की को क्या कहती है कि एक बटन जिंदा है, तो ये क्या मान रही है, बटन को सजीव मान रही है। यानी कि क्या कह रही है भाई, ये बटन जो है वो जिंदा है। तो जब कोई बच्चा किसी भी, याद रखना, किसी भी निर्जीव वस्तु को क्या मानता है, सजीव मानता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जीववादी चिंतन कहा जाता है। ये जीववादी चिंतन है क्या, जैसे सपोज करना कोई बच्चा है, अभी वो खेलने लग रहा है, वो खेलते खेलते गिर जाए अचानक, तो वो रोना शुरू कर देगा। उसके माता, उसके पिता उस बच्चे के पास आएंगे, जब आएंगे तो सब पूछेंगे क्या हुआ, तो वो कहेगा कि मुझे इसने गिरा दिया, वो जमीन का नाम लेगा, मुझे जमीन ने गिरा दिया। जब जमीन का नाम लेगा तो उसके माता पिता उस जमीन को क्या है, एक दो ऐसे ही भाई थप्पड़ लगा देंगे या मारेंगे, ऐसे कर देंगे इस तरीके से, अच्छा इसने मारा है तो ठीक है। जब उसे मारेंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा एकदम, अच्छा आपको इसने मारा है, तो इसको कहते हैं जीववाद, क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे मेरे दुख दर्द हुआ है, कहीं ना कहीं इसको भी दर्द हुआ है, अब ये रो रहा है, तो ठीक है भाई इसे शांत कर। तो बच्चे के सामने इसी को कहते हैं जीववाद। और याद रखना, अगर मैं जीववाद की बात करता हूँ कि जो जीववाद होता है किस वर्ष के अंदर होता है, तो जीन प्याजे, अगर मैं बात करता हूं तो जीन प्याजे जो हैं वो किस देश के निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के। और उन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं, इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं 4। उन्होंने अवस्थाएं कितनी बताई हैं, 4 बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अवस्थाओं के बारे में, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है सेंस मोटर। सेंस। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है, पहली कौन सी होती है ध्यान देना, इसे कहा जाता है आपकी सेंसरी मोटर, जिसे कहा जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। सेकंड जो होती है उसे कहा जाता है पूर्व अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था।
से कहा जाता है ऑपरेशनल स्टेज। या प्रे ऑपरेशनल स्टेज। प्रे ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी जो होती है इसे कहा जाता है मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था को कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो फोर्थ जो होती है इसे कहा जाता है अमूर्त अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। का नाम क्या होता है, ध्यान देना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चार अवस्थाएं बताई हैं। बाकी प्योर पूरी जो थ्योरी है मैं आपको बता चुका हूँ, बस मैं आपको मेन मेन चीजें बताऊंगा, ध्यान देना। इसके अंदर जो सेकंड जो इसका जो टाइम पीरियड होता है, जिसे हम संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर कहते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष। कितना होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। इसका टाइम पीरियड होता है 7 से लेकर 11 वर्ष। और इसका टाइम पीरियड होता है 11 वर्ष से लेकर अधिक। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 11 वर्ष से लेकर अधिक। अगर अब मैं बात करता हूँ जो सेंसरी मोटर होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है। जैसे आंख हो गया, त्वचा होगी उसकी, याद रखना, उसकी जीभ हो जाएगी, उसके कान हो जाएगी, उनकी सेंसरी जो मोटर है उसके माध्यम से सीखता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, इसे दो भागों में डिवाइड कर रखा है, तो याद रखना। जो 2 से लेके जो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है, प्रे ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो पहली जो इसकी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष। और इसी के अंदर बच्चे के अंदर कौन सा आता है, जीववाद का गुण उत्पन्न होता है। ध्यान देना, कितने वर्ष में होता है भाई, जीववाद का जो गुण होता है वो 2 से लेकर 4 वर्ष के अंदर होता है। और इसी 2 के अंदर 4 वर्ष से लेकर जो दूसरी स्टेज जो होती है, याद रखना, वो होती है 4 से आपकी 7 वर्ष। इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। अगर हमसे पूछा जाए, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमसे पूछा जाए इस तरीके से, ये बताइए जीववाद जो चिंतन होता है बच्चा किस अवस्था में करता है, तो किस अवस्था में करता है, 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष की। या आपसे अगर स्टेज की बात आ जाएगी तो कौन सी आ जाएगी, आपको ध्यान रखना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है वो आ जाएगी। ये केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण क्या है, ध्यान देना। अगर मैं केंद्रीयकरण की बात करता हूं तो केंद्रीयकरण भी किसके अंदर आता है, ये भी आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है, समझना। केंद्रीयकरण उसे कहा जाता है जब बच्चा जो होता है वो किसी भी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ किसी एक विशेषता को चुनता है। यानी कि क्या करता है, अगर मैं केंद्रीयकरण की बात करता हूं तो ध्यान देना इस केंद्रीयकरण के बारे में। केंद्रीयकरण क्या होता है, जब किसी भी एक वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर, विशेषताओं को छोड़कर कि एक विशेषता पर उसकी एक विशेषता को ना जाए, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। देखिए, मैं जैसे सपोज करना, हम लोग फोन लेने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी जब हम फोन लेने के लिए जाते हैं तो हम फोन की बस क्या है भाई, बहुत लोग क्या करते हैं, फोटो क्लिक करना पसंद करते हैं, तो वो सिर्फ ये देखेंगे बस इसका कैमरा कैसा है। अब उसके अंदर उसकी जीबी कितनी है, उसकी रैम कितनी है, वो कोई मतलब नहीं है। कैमरा अच्छा है, ठीक है भैया, सस्ता भी है, कैमरा अच्छा है, चलो इसी को डन कर देते हैं, बाकी हमें स्टोरेज से कोई काम नहीं है। तो बस कैमरा देखा, फोन को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि उसकी सारी चीजों को छोड़कर, खूबियों को छोड़कर क्या कर दिया, एक ही चीज को चुन लिया। याद रखना, इसी की अगर मैं बात करता हूँ, एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। क्या वर्ड आता है, विकेंद्रीकरण। अभी जो विकेंद्रीकरण होता है ये क्या होता है, सबसे पहले तो समझना किस अवस्था में होता है, ये होता है मूर्त अवस्था में। किस में होता है भाई, मूर्त अवस्था में। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 7 से लेकर, यानी बच्चे की जो उम्र है वो 11 वर्ष का हो।
और अगर जो विकेंद्रीकरण होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो किसी भी वस्तु की एक विशेषता को छोड़कर बाकी सारी विशेषताओं पर ध्यान देता है, उसी को क्या कहा जाता है, याद रखना, उसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, क्वेश्चन पे आता हूं मैं, दोनों को चीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विकेंद्रीकरण मूर्त अवस्था में आता है, केंद्रीकरण किसमें आता है आपका, याद रखना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या है, वो आ जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है। यानी कि जीववाद क्या है, जीववाद का मतलब होता है किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लेना, किसी निर्जीव चीज को क्या मान लेना, सजीव मान लेना, ये आपका जीववाद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, इसी तरीके से आएंगे, इसलिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। बाकी आप लोगों के जितने भी ये कोई भी टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, महामैराथन क्लास भी आपकी हो चुकी है, आप लोग वहां से जाकर उन चीज़ों को देख सकते हो। जो बच्चा नया है वो वीडियो को शेयर करता रहे। लेकिन देखो इसमें है, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, क्या है क्वेश्चन थर्ड में, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक् क्या होती है। ध्यान देना, क्या पूछा है वो, इंटरनल स्पीच के बारे में पूछा, किसके बारे में, देखिए इंटरनल स्पीच के बारे में। तो बच्चों के लिए एक अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, या विकासात्मक देरी का संकेत है। सबसे पहले समझना कि जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने स्पीच कितने प्रकार की बताई। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो बच्चे ध्यान देना, इन्होंने स्पीच दो प्रकार की बताई। कितने प्रकार की, दो। पहला जो होता है इसे कहते हैं इंटरनल, जिसे हम आंतरिक कहते हैं, और एक होती है जिसे दूसरा होता है एक्सटर्नल, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान देना, जिसे कहते हैं बाह्य आपकी क्या होती है, स्पीच होती है। इंटरनल अगर मैं स्पीच की बात करता हूं तो ये आंतरिक स्पीच का मतलब होता है वह शब्द या वह हमारे विचार जो हमारे मन के अंदर हो, जो किसी दूसरे व्यक्ति को हम व्यक्त ना करें, उसे कहते हैं इंटरनल। और याद रखना एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य स्पीच होती है, या भाषण का मतलब क्या होता है, वाक का मतलब कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त कर दें। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरनल, यानी कि बच्चा क्या है, खुद अंदर ही अंदर उन विचारों को खुद अपने अंदर रखेगा, नियंत्रण करके रखेगा, किसी दूसरे को नहीं सुनाएगा। तो देखो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है, बिल्कुल बात सही है। या बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ ये नहीं होगा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ये भी नहीं होगा। डी क्या है, विकासात्मक देरी का संकेत है, भाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें विकासात्मक की बात है। मैं आपको बता चुका हूँ वाइगोत्स्की ने दो प्रकार की स्पीच बताई है, एक होता है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि अपने विचारों को सिर्फ अपने आप तक सीमित रखना, अपने मन के अंदर सोचना, जैसे आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है, क्या चल रहा है, तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मैं उन्हीं विचारों को व्यक्त कर देता हूं तो ये क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल स्पीच होती है। तो वाइगोत्स्की का पेपर में आ जाएगी वाइगोत्स्की ने कितने प्रकार की स्पीच बताई, तो भाई ध्यान देना, या भाषण या वाक बताया है, तो ये बताया इन्होंने दो प्रकार का बताया है। चलिए इसी के साथ ध्यान देना थोड़ा इस चीज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ध्यान देना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ से पेपर आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो ये है हार्वर्ड गार्डन जो है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, किस तरीके से दिया है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। चलिए भाई अब इसे एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। देखो अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, याद रखना, देखिए क्वेश्चन क्या पहले से पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री, यानी कि क्या कह रहा है वो, भाई थोड़ा ध्यान देना, तो दोबारा एक बार इसे ध्यान देना एक बार। चलिए देखिए वो क्या कह रहा है, उसने कहा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास एक डैश प्रकार की बुद्धि का मात्रा अधिक होती है। तो इन्होंने कहा है कि जो दर्शन शास्त्री होता है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, या जो एक मूर्तिकार होता है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। उसने कहा है अंत व्यक्तित्व होना, यानी भाषिक होना, भाषिक अंत व्यक्तित्व होना, यानी कि भाषिक का होना, स्पीच का होना, या अंत व्यक्तित्व का होना, या दिक्य स्थान या अंत व्यक्तित्व का होना है, अंत व्यक्तित्व और याद रखना बेटा दिक्य स्थान का होना। तो ध्यान देना, हम एक बार ये जानेंगे गार्डन की पूरी थ्योरी के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैं आपको पूरी ये गार्डन की जो थ्योरी है उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये समझना
गार्डनर ने कितने प्रकार के हमें बुद्धि के प्रकार बताए हैं, तो याद रखना इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। अभी 9 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देना बच्चे, इस चीज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम क्या था, ध्यान देना अगर हमसे क्वेश्चन में आ जाए, बहुबुद्धि सिद्धांत। ध्यान देना भाई, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो किसने दिया है बच्चा? ध्यान देना, तो ये बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये दिया है गार्डनर ने। किसने दिया है? गार्डनर ने। या मैं जरा थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए ध्यान देना, अगर हमसे पूछा जाए बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था गार्डनर ने दिया था। और कब दिया था? ये दिया था 1983। कब दिया था भाई? 1983 ईस्वी में दिया था। इस चीज के बारे में याद रखना। और अगर मैं 1983 की बात करता हूँ तो बच्चा देखिए, इन्होंने बताया था कि जो हमारी बुद्धि होती है वो एक प्रकार की ना होकर अनेक प्रकार की होती है, यानी कि मल्टीपल जो फैक्टर होते हैं जो बुद्धि के अंदर वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत के अंदर तो बुद्धि के प्रकार बताए थे। तो बच्चे याद रखना, इन्होंने सबसे पहले 1983 में जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो कितने बताए थे? 7 बताए थे। कितने बताए थे भाई? 7 बताए थे। इसके बाद इन्होंने 1998 के अंदर कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इसी के बाद उसके बाद इन्होंने 2000 में इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। अब 9 प्रकार की जो बुद्धि है वो कौन कौन सी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान देना। तो चलिए एक एक करके एक बार इस बुद्धि के बारे में बता देता हूँ, किस किस तरीके से इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। सबसे पहली जो इनकी बुद्धि थी वो थी इनकी भाषाई बुद्धि। भाई क्या होगी? ध्यान देना, ये थी भाषाई बुद्धि। अभी भाषाई बुद्धि क्या है थोड़ा समझना, इसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब जो इनकी जो इंटेलिजेंस जो बुद्धि थी बच्चा ध्यान देना, ये कौन सी होती है? इसमें भाषाई बुद्धि होती है, यानी कि भाषा के बारे में ज्यादा चीजें होती है। तो कौन कौन से लोग आज के अंदर आते हैं थोड़ा ध्यान देना। मैं आपको लोग भी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से पेपर में आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो बच्चे ध्यान देना, इसके अंदर एक तो कवि होता है, इसी के अंदर एक पत्रकार भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका वकील भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका लेखक भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका गीतकार भी आ जाता है। कौन रहता है याद रखना बच्चा? गीतकार। लेखक हो गया, गीतकार हो गए। बच्चे ध्यान देना, ये सारे लोगों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? ये जो बुद्धि होती है किस प्रकार की? ये भाषाई बुद्धि होती है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। दूसरी जो बुद्धि होती है इस बुद्धि को कहा जाता है, याद रखना बच्चे, से कहा जाता है तार्किक बुद्धि। तार्किक, गणितीय बुद्धि से कहा जाता है, याद रखना, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। भाई ध्यान देना, इसके अंदर किस प्रकार के लोग आते हैं? तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो हमेशा आते हैं, याद रखना, समस्या समाधान के लिए। समस्या समाधान के लिए इसी प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब तार्किक गणितीय बुद्धि का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है? ध्यान देना, ये हमेशा समस्या समाधान के लिए होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसी में तीसरे प्रकार की जो बुद्धि होती है बच्चे, वो कौन सी होती है? याद रखने से कहा जाता है स्थानिक बुद्धि। और जो स्थानिक जो बुद्धि होती है इसी को कहा जाता है स्पेटियल स्पेटियल इंटेलिजेंस। बच्चे ध्यान देना, ये कौन सी होती है? इस चीज के बारे में ध्यान देना। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें दृश्य बिंब जो बनते हैं वो इसी बुद्धि के कारण बनते हैं। तो चालक जो रहेगा वो भी इसी बुद्धि का प्रयोग करता है। बच्चे ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ शिल्पकार, किसके बारे में? शिल्पकार के बारे में, तो शिल्पकार भी इसी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर मैं बात करता हूँ कि सर्वेक्षण के अंदर किस बुद्धि का प्रयोग होता है, तो इसके अंदर भी इसी बुद्धि का प्रयोग होता है।
अगर मैं बात करता हूँ कि पायलट जो होते हैं वो किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। मूर्तिकार जो होता है भाई ध्यान देना, वो भी इसी बुद्धि का प्रयोग करता है। मूर्तिकार जो होता है बेटा ध्यान देना। इसी में भाई मेरे याद रखना, चित्रकार जो होते हैं वो भी इसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना। अब जितने भी जो लोग हैं वो सभी के सभी किसमें से, इसमें से इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और एक बार ध्यान देना, इसमें एक आ रहा है शिल्पकार। तो देखिए शिल्पकार के बारे में हमसे पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं, ध्यान देना। तो पेपर में देखते हैं क्या ऐसा है क्या, देखो क्या है, दर्शन शास्त्री के बारे में अगर पूछा गया है ध्यान देना। तो दर्शन शास्त्री भी जो है बच्चा ध्यान दीजिए, इसी के अंदर देखो, अगर मैं वापस ले जाता हूँ तो इसमें क्या है, शिल्पकार हो गया। इसी के अंदर क्या होगा, नौचालक हो गया। इसी के अंदर क्या आता है, दर्शन शास्त्री आता है, तो दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। तो शिल्पकार हो जाए, दर्शन शास्त्र हो जाए, यानी कि जो आपके ये जितने भी लोग हैं ये किस में आते हैं आपके, ये स्थानिक बुद्धि के अंदर आते हैं। तो भाई क्या हो गया आपका, ये लोग हो गए। अब इसी के साथ देखो, अगर मैं बात करता हूँ चौथे नंबर की जो बुद्धि होती है बच्चे ध्यान देना, कौन से नंबर की, फोर्थ नंबर की जो बुद्धि होती है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये होती है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि। इसमें कौन सी चीज आती है, इसमें हमारे हमेशा आती है, इसे कहते हैं बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ध्यान देना, इसके अंदर शारीरिक जो गतिक बुद्धि होती है, इसमें कौन किस प्रकार के लोग आते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसमें जो लोग आते हैं बच्चा वो किस प्रकार का आएंगे, याद रखना। इसके अंदर एक तो नृत्यज्ञ यानी कि जो नाटक कर और नाचने वाले होते हैं वो आ जाते हैं। इसी के अंदर धावक होंगे वो आ जाएंगे बच्चा आपके। इसी के अंदर अभिनेता जो होते हैं, अभी जो नेता होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। और जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं, जिम्नास्टिक वाले जो लोग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ध्यान। तो अभिनेता की बात हो, जिम्नास्टिक की बात हो, धावक की बात हो, नृतक यानी कि जो डांस करने वाले लोग होते हैं इसी का भी यूज करते हैं, शारीरिक गतिविधि का यूज करते हैं। इसी के बाद में पांचवे जो नंबर की बुद्धि है ध्यान देना, वो कौन सी होती है, उसे कहते हैं सांगीतिक बुद्धि, शांति की बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है म्यूजिकल होती है। म्यूजिकल बुद्धि में किस प्रकार के लोग आते हैं थोड़ा समझना। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लय, तान, रचयिता जो लोग होते हैं इसी के अंदर आते हैं। सारंगी वाले जो लोग होते हैं इसी के अंदर आएंगे भाई, ध्यान देना। इसी के अंदर याद रखना आपके तबला वाले जो लोग रहेंगे वो भी इसी के अंदर आएंगे। यानी जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं आपके इसी बुद्धि के अंदर यूज करते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ छठे नंबर की बुद्धि के बारे में, सिक्स नंबर यानी म्यूजिकल हो जाएगा भाई, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे ध्यान देना किसके बारे में, व्यक्तिगत बुद्धि के बारे में। व्यक्तिगत जो बुद्धि होती है या व्यक्तिगत जो आपका आत्मन बुद्धि होती है, इसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बच्चे ध्यान देना, इसे कहा जाता है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। देखिए अब इसके अंदर किस प्रकार के लोग आ जाएंगे, छठी जो सिक्स नंबर की बुद्धि, बच्चे ध्यान देना भाई। इसके अंदर जो लोग आते हैं वो हमेशा, एक तो संत आ जाएंगे आप लोगों के, महात्मा आ जाएंगे, योगी इसी में आ जाएंगे आपके। योगी के साथ साथ कौन आ जाएगा ध्यान देना, दार्शनिक जो होते हैं वो इसी में आ जाएंगे। दार्शनिक किसके अंदर, इसी के अंदर आ जाएंगे, ध्यान देना। तो ये जो लोग हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये होता है आपके पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, यानी कि आपका क्या होता है पर्सनल, यानी कि जो आपका सेल्फ होता है जिसे हम व्यक्तिगत आत्मबुद्धि कहते हैं। छह नंबर की बुद्धि हो चुकी है। इसी के बाद में आगे देखिए हम लोग आगे जानेंगे सातवें नंबर की बुद्धि कौन सी होती है, इसके बारे में समझना। अगर मैं सातवें नंबर की बुद्धि की बात करता हूँ तो ये होता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, जिसे कहा जाता है पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। अब ये जो पर्सनल अदर इंटेलिजेंस है ये कौन सी होती है इसे समझना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें किस प्रकार के लोग आ जाएंगे, इसमें जो वो आ जाएंगे बच्चे, इसमें ध्यान रखना, इसमें आ जाएंगे जैसे चिकित्सा हो गए, यानी जो दूसरों की समस्या को समझ, दूसरों की समस्या को समझते हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए इसमें कौन कौन से लोग हो जाएंगे बच्चे, ध्यान देना इस चीज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ।
तो इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा कौन भाई, एक तो चिकित्सक हो जाएगा, नहीं डॉक्टर हो जाएंगे, चिकित्सक हो जाएगा, ध्यान देना। परमा परामर्शदारी हो जाएगा, जन जो परामर्श देते हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं वो भी किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। यहाँ से शब्द हमेशा उठ के आते हैं आपके पेपर में। 8वें नंबर की जो बुद्धि होती है, इस बुद्धि को कहा जाता है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर कौन सी, इस चीज में याद रखना। इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो शिकारी होते हैं वो काउंट होते हैं, किसान जो होते हैं वो यूज होते हैं, ध्यान देना भाई। वनस्पति या हमारे पर्यटक जो होंगे, या भूगोल के जितने भी हमारे भूगोल शास्त्र होते हैं इसके अंदर आते हैं, ध्यान देना है। जो खोजबीन जो प्रकृति से जुड़े होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। और अगर मैं 9वें की बात करता हूँ तो 9वां कौन सा होता है, अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी कौन से होते हैं इसे समझना। अस्तित्ववादी बुद्धि की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें वो लोग आते हैं जो छुपी हुई समस्या को ढूंढते हैं हमेशा। कौन से लोग आते हैं, ध्यान रखना। संसार के छिपे हुए रहस्यों को के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अब वापस जाते हैं, क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोगों से, 3 वर्ड पूछे गए हैं भाई, कौन कौन से, तो मूर्तिकार, और एक क्या पूछा गया है, तो एक बार देखो इंग्लिश देख लेना इनकी। अगर मैं इनकी इंग्लिश की बात करता हूँ तो एक बार इंग्लिश देख लीजिए। तो मूर यानी कि त्रिकोण स्थान के लिए जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक वर्ड बताया था स्थानिक बुद्धि के बारे में, यानी ये किसके लिए यूज हो रहा है, देखिए वो किसके लिए यूज हो रहा है, इसे समझना थोड़ा भाई। ये हो रहा है स्पेटल बुद्धि के बारे में बताया था मैंने आपको, स्पेटल बुद्धि के बारे में, यानी कि ये भी है जिसके अंदर क्या बताया था आपको, मूर्तिकार बताया है मैंने। एक आपका इंटरपर्सनल जो होता है ये चीज है, तो याद रखना इसके अंदर। तो देखिए एक बार अगर मैं बात करता हूँ, वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं, तो ध्यान देना। एक तो हमारा शिल्पकार हो गया, मूर्तिकार था। तो मूर्ति का देखो, एक तो था दर्शन शास्त्री हो गया, और अगर एक मैं बात करता हूँ स्थानिक के अंदर, ठीक है, समझ शास्त्री, शिल्पकार हो गया। देखो शिल्पकार हो गया यानी मूर्तिकार, क्या हो गया भाई, मूर्तिकार हो गया। दूसरा इसके अंदर जो काउंट होगा, अच्छा इसके अंदर थोड़ा दर्शन शास्त्र वाला ये नहीं आएगा भाई। हाँ, इसके अंदर आ जाएगा शारीरिक सांकेतिक। देखो ये होगा भाई, ये क्या होगा, दार्शनिक। क्या आ रहा है बच्चे, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, दार्शनिक भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, दार्शनिक। यानी कि ये वाला वर्ड, एक तो दार्शनिक हमसे पूछा गया था पेपर के अंदर, और एक पेपर में हमसे क्या पूछा गया था, दसना मूर्तिकार। तो दार्शनिक और मूर्तिकार के लिए हमसे कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, हमसे इसमें जो वर्ड यूज होगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि डी। तो अगर मैं डी की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरपर्सनल, ये तो कैसा होता है आपका, दार्शनिक होता है। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चे याद रखना, स्पेसिफिक होता है, ये कैसा होता है आपका, मूर्तिकार होता है, ध्यान दीजिए। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, भाषिक के अंदर कौन सा आएंगे, कवि आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, ये सारी चीजें आपकी। और ये अंत्य व्यक्तित्व में क्या आ जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। इसके बारे में हर चीज के बारे में बाकी आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और मैंने इसकी पूरी नो की नो जो एक वीडियो है वो बना रखी है, ध्यान देना किस प्रकार से। और ये आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए, इसी के बाद हम लोग जानेंगे, चलिए आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं, एक बार देखिए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं एक बार ध्यान से इस चीज को, कि क्या 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 आंसर होंगे, क्या आंसर नहीं होंगे, तो ध्यान देना भाई। अगर दिखाई दे रहा हो तो बता देना, ना भी दिखाई दे रहा हो तो बता देना, क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, यानी कि अगर मैं फेल हो चुका हूँ विफलता के लिए, तो कौन सा आंतरिक आरोप का एक सही उदाहरण रहेगा, इस चीज के बारे में जानना। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ,
निम्नलिखित में से कौन सा विफलता का आंतरिक आरोप का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे थे। ये बिल्कुल नहीं होगा। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ये भी नहीं है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं किया। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि मैंने पढ़ाई नहीं की, ये मेरी गलती है भाई कि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मैं क्या है फेल हो गया। ये मेरी खुद की गलती है, इसलिए मेरा क्या होगा, ये आंतरिक वो पूछ रहा है कि मेरा खुद का आंतरिक आरोपण क्या होगा, ध्यान रखना है। वो क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक प्राप्त, सॉरी ये नहीं है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर देखिए उसी के साथ, थोड़ा ध्यान देना भाई। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो हम 30 के 30 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगर भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को क्या है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी है? वाक्य में, थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? या आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? थोड़ा ध्यान देना, वो क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान दीजिए। उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण रहेगा जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलेगी, इसके बारे में हमें बताना विद्यार्थी को। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का अंतर क्या है, ये भी नहीं बताना भाई। क्रिया की परिभाषा क्या है, ये भी नहीं है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी नहीं। तो क्या होगा? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलेगी। तो देखिए भाई, बदलने की बात नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें वाक्य में शब्द और क्रिया, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है बच्चा वही रहेगा। यानी क्या करना है, हमें वाक्य में शब्द, संज्ञा और क्रिया के बीच में हमें अंतर बताना होगा, क्या संबंध है, क्या नहीं है, क्या डिफरेंस है। तो यही चीज क्या रहेगी, हमारा आंसर जो है बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करता हूं तो ध्यान देना, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन्होंने उसके बारे में बताया भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार मैं पढ़ता हूँ। कथन ए के बारे में। कथन ए क्या है? बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर क्या है? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा है, तो देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है, थोड़ा ध्यान देना, ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो भाई, ये तो बात सही है कि गुड्डे गुड़िया, लेकिन ये भी सही है कि व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, तो ये गलत नहीं, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ध्यान देना बच्चा, क्या है कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। इसलिए क्या है इसका ए आंसर, सॉरी तीन आंसर है, सी आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। थोड़ा ध्यान देना, इसके बारे में आपको दोनों की दोनों डेफिनेशन जो है वो अच्छे से पढ़नी होंगी, और जो बच्चा इन डेफिनेशनों को पढ़ेगा कहीं ना कहीं वही आंसर कर पाएगा। देखो ये तो पहली डेफिनेशन तो हमें याद ही है, इस आर वाली डेफिनेशन को देख लो। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं। देखो हर कल्चर का, हर संस्कृति का अपना क्या है, अलग है।
लड़के किस तरीके से रहते हैं, लड़कियां किस तरीके से रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आर जो है वो क्या है, एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प को चयन करना है भाई, थोड़ा ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उसकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण, ध्यान देना दोबारा, एक बार पढ़िए इस चीज को। देखिए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थी की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बात बिल्कुल सही है। आर क्या दे रखा है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो क्या याद रखना, क्या आंसर हो जाएगा भाई, देखो इसमें क्या दे रखा है, दोनों बात सही है, दोनों चीज सही है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा है नहीं, जबकि ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है, इसलिए सी आंसर जो मेरे भाई वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया होगा बिल्कुल राइट दिया होगा, याद रखना। आप लोग आंसर दीजिए, दोबारा देखिए। आप लोगों ने पहले जो बच्चे फेल हो चुके हैं, तो या जिनका पेपर पास आउट नहीं हुआ है, वो लोग थोड़ा ध्यान दें इस चीज के बारे में, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से आंसर देना है। देखो फिर से कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिर से दोबारा से क्वेश्चन आ गया वाइगोत्स्की वाला भाई। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वाइगोत्स्की जो थ्योरी है वो बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसलिए इसका राइट, इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ना। और आपको मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर रखी है, आप लोग वीडियो चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो को देख सकते हो, वहां पर आपको पूरा सीटेट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाता है। सामाजिक कारण भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये तो होगा नहीं भाई। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास तो किसने दिया था, जीन प्याजे ने। किसने दिया था, जीन प्याजे ने दिया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात जीन प्याजे की हो रही है, ये भी नहीं होगा। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ध्यान देना बच्चा। ये भी किसका है, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये ध्यान देना। ये क्या होती है, कॉग्निटिव थ्योरी होती है, जो किसने दी थी, ये दी थी जीन प्याजे ने। किसने दी थी भाई, ये दी थी जीन प्याजे ने दी थी। तो इस चीज के बारे में याद रखना, जीन प्याजे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। थोड़ा चीजों को पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ के कुछ सोचिए समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, किससे वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, थोड़ा। तो ये टिक या जो भी चीज़ आपको दिख रही है, ये पहले से ही किसी बच्चे ने कर रखी थी भाई, कहाँ से ये किसी बच्चे से पेपर लिया है तब जाके आपके लिए सॉल्यूशन है। चलो अब आपके जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, सबसे पुराने क्वेश्चन उठाकर आपके लिए इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन जो है वो कराया करेंगे। तो भाई वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। देखिए एक बार ध्यान देना, लॉरेंस कोहलबर्ग, देखो क्या आगे कोहलबर्ग, ध्यान देना इस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। चाहे आपकी कोहलबर्ग की बात हो या आपकी वाइगोत्स्की की बात हो या आपकी जीन प्याजे की, ये तीनों ऐसे हैं जो 30 नंबर की सीडीपी में से आपको तकरीबन कितने 10 नंबर दिला के जाएंगे, ध्यान देना। इसलिए तीनों थ्योरी को ध्यान से पढ़िए भैया, ये चीज ध्यान देना। देखो क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समस्या की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए और क्या है कि समाज की अपेक्षाओं को खरा उतरना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपकी, ये पूर्व सक्रियात्मक स्तर हो जाएगा, जिसे प्रे ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा नहीं पोस्ट
सक्रियात्मक अवस्था यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था और पूर्व पारंपरिक स्तर। तो ध्यान देना, जो कोहलवर्ग है, कोहलवर्ग ने जो स्टेज बताई थी वो स्टेज कितनी थी, कोहलवर्ग ने स्टेज बताई है 3। और अगर मैं बात करता हूँ लेवल की, तो लेवल कितनी है बच्चा याद रखना, सॉरी सब स्टेज कितनी है इनकी, तो इनकी जो सब स्टेज जो होती हैं वो सब स्टेज है इनकी है, कितनी है भाई याद रखना है। तो 6 जो बताई हैं वो कौन कौन सी है, मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो, पूरी डिटेल से पढ़ाया मैंने। अब इसमें बात अगर कही गई है तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। डी जो है बच्चा वो क्या है, सही आंसर है, इससे इसका राइट आंसर क्या मान जाएगा, डी है। पारंपरिक स्तर जो है बिल्कुल सही है। देखो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उत्तर जो होता है इसे समझना, तो पूर्व होता है इसमें तो बच्चे को ज्ञान ही नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, या तो पुरस्कार की बात करता है या दंड से बचने के लिए वर्क करता है, ये चीज तो होगी नहीं। उत्तर के अंदर क्या, उसके अंदर खुद के अंदर समझ आ जाती है, उसके अंदर क्या आती है, खुद के अंदर समझ आ जाती है कि अगर मैं किसी नियम या कानून को तोड़ूंगा तो अगर मेरे तोड़ने से उसमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है वो चीप होता है, पारंपरिक स्तर जो होता है सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज में बच्चा जो होता है वो क्या होता है, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई जितनी भी चीज मैं करूंगा उसके अंदर क्या है, मुझे वहां पर शाबाशी मिलनी चाहिए, लोग मेरी वाह वाह करें, शाबाशी करें, तो इसलिए बस वो किसी को दिखाने के लिए ही अच्छा वो व्यवहार करता है, तो ये क्या होती है, पारंपरिक स्तर होता है। डी ऑप्शन जो है मेरे भाई याद रखना वो बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बारे में ध्यान देना थोड़ा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो चलिए एक बार इस पे एक्सप्लेन करते हैं भाई, थोड़े जो साफ है अपने आप हो जाएगा, ध्यान देना। चलिए थोड़ा देखते हैं और ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए 15 के बारे में एक बार जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, ध्यान देना भाई, कौन से किसके बारे में कह रहा है, वो कह रहा है स्थूल कौशिक कौशल कौन सा है, तो हमारी जो कौशल कौन सा है। चलिए एक बार जो पेज गायब हो रहे हैं बीच में, ये थोड़ा भाई सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा है, इसी तरीके से लेकिन आपकी सारी की सारी देखते हैं जितने क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा इशू लग रहा है, थोड़ा सॉफ्टवेयर की वजह से, टेक्निकल इशू के कारण कुछ पेज हैं वो गायब हो रहे हैं इसमें। चलिए ध्यान देना, देखिए एक बार ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। अगर इसकी बात करता हूँ कि डिस्ग्राफिया क्या है तो इसके बारे में जानिए। डिस्ग्राफिया के बारे में देखो, डिस्ग्राफिया की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव। डिस्ग्राफिया तो समझना डिस्ग्राफिया किससे है, इसके बारे में सबसे पहले समझिए कि डिस्ग्राफिया क्या है। देखो ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगनशील व्यवहार है। एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण की त्रुटि करना है। गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशियों से, एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षर और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो बच्चा याद रखना ये क्या है, ये एक तंत्रिका विकार है जिसकी क्या है, अक्षरों की आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो आप लोग इस चीज के बारे में याद रखना बच्चा, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग किसके बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में। किसके बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में। और डिसलेक्सिया क्या है इसे जानना। अगर मैं डिसलेक्सिया की बात करता हूँ तो डिसलेक्सिया होता है हमेशा, ये पढ़ने से संबंधित होता है, पढ़ने से संबंधित होता है। और पढ़ने से संबंधित किस तरीके से होता है इसे समझना। जैसे किसी ने सा लिखा, बच्चा सा को क्या लिख रहा है, वाज पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने से संबंधित हो गया, तो इसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। और याद कैसे रखेंगे भाई, देखो लेक्सिया, लेक्सिया से मतलब याद रखना लेख, और लेख को क्या किया जाता है, लिखा जाता, सॉरी पढ़ा जाता है, क्या होता है, पढ़ा जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है। अब मैं जानता हूँ किसके बारे में, डिस्ग्राफिया के बारे में।
तो डिसग्राफिया में क्या होता है याद रखना, डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। किस प्रकार से होता है इसे समझना। जैसे बच्चा यहाँ तो पढ़ रहा है, वहां पर कभी कभी क्या है, जैसे सपोज करना बच्चा लिख रहा है रात, लेकिन बच्चा रात इस जगह इसकी तरह बच्चा इस तरीके से लिख दे रहा था, तो यानी लिखने में क्या कर दी उसने, मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर वो लिखने में जो मिस्टेक कर रहा है वही क्या होता है, ध्यान देना, उसे कहते हैं लेखन संबंधी। तो देखो पेपर में क्वेश्चन क्या था, पेपर में अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस चीज के बाद देख लो कि एक तंत्रिका का विकास जिसमें विशेषता अक्षरों के और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। क्या होता है भाई, अक्षरों को बनाने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। क्या देखना, जैसे हम लोग बोल दें श्रम बोल दें, तो श्रम लिखा ऐसे जाता है, लेकिन बच्चा जो है वो इस तरीके से लिख दे श्रम, तो ये भी क्या है, ये बच्चा जो लिखने में जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगी। अब लिखेंगे कैसे, तो ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है, इसकी लॉजिक याद रखना बच्चा, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमें क्या चीज होंगी, सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। ग्राफ के लिए क्या करनी पड़ेंगी भाई, सब चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, क्या रखना, ग्राफ या। इसी के बाद अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो इसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया जो है वो किससे संबंधित है याद रखना। डिस्कैलकुलिया की बात करता हूँ तो ये गणित से संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है, इस चीज के बारे में ध्यान, गणित से संबंधित। जैसे अब आप कैसा रखोगे, तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं बच्चा, हम लोग कैलकुलेटर का जो प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर का हम लोग प्रयोग, इसका प्रयोग जो होता है याद रखना वो होता है गणित के अंदर, इसलिए इससे क्या होता है, गणित संबंधित हो। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ याद रखना बच्चा, डिस्मोफिया, डिस्मोफिया क्या होता है इसे समझना, डिस्मोफिया के बारे में। अगर मैं डिस्मोफिया की बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि इसमें भ्रम हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। भ्रम का होना जो होता है वो क्या कहलाता है याद रखना, वो डिस्मोफिया कहलाता है। और अगर मैं बात करूं डिसबोल्बिया, ये किससे संबंधित होता है डिसबोल्बिया, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चे याद रखना ये संबंधित होता है आपका, तो खाना खाते वक्त बच्चे बहुत क्या होते हैं, खाने को आधे को बाहर निकालते हैं और आधे को खाते रहते हैं, यानी कि खाना खाने से संबंधित होता है डिसबोल्बिया, बोलोल्बिया, बच्चे याद रखना, ये खाना खाने से संबंधित है, रखिए। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, डिस्थीमिया, तो ये किससे होता है, ये हमारा शरीर विकार से होता है। डिस्थीमिया किससे होता है, शरीर विकार से होता है, ये याद रखना, शारीरिक विकार से भी काउंट हो जाएगा, शारीरिक विकार या शरीर विकार भाई याद रखना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शारीरिक विकार का हो, जैसे कुब्बट टाइप का निकल आना, फिंगरों में कोई परेशानी हो, किसी भी चीज में हैंड में कोई परेशानी हो जाना, बॉडी कोई भी विकार हो, ये क्या होता है याद रखना, शारीरिक विकार होना। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ बच्चा याद रखना, डिस्थीमिया जो होता, ये तो हो चुका है डिस्थीमिया, तो भाई हम लोग वो कर चुके हैं। और ये क्या होता है, ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, गंभीर तनाव का होना, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसी के बाद जानेंगे हम लोग, देखिए तो हम लोगों ने लगभग 4-5 पढ़ चुके हैं, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पेपर की तरफ। पेपर क्या है समझिए, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 24 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इसके बारे में देखिए। 24 जो क्वेश्चन है, प्रभाववान या प्रभावशाली बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है, विसर्जन कहलाता है, विभेदित निर्देशन कहलाता है, संवर्धन कहलाता है, त्वरण गति वर्धन कहलाता है, ध्यान रखना। देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में बच्चा याद रखना, त्वरण गतिवर्धन के बारे में, तो ये क्या होता है, ये एक फ्रिक्वेंसी के कारण, यानी कि जो चीज अप होती है उसके बारे में बताता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभाव
यहाँ की प्रतिभाव ये थोड़ी प्रतिभाशाली होगा यहाँ पर, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यानी त्वरण क्या होता है, एक आपकी गति होती है जो कैसी होती है, आपकी गति वर्धन यानी कि अप की तरफ चलती है, यानी डाउन से एकदम कैसे चलती है, अप की तरफ चलती है, होता है आपका त्वरण होता है। त्वरण का आप जो यूज करते होंगे, जैसे हम बच्चे याद रखना, वो कहाँ पर किया जाता है, वो साइंस के अंदर यूज होता है। त्वरण का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, साइंस के अंदर यूज होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एसिलेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एसिलेशन, एसिलेशन कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना कि इसके अंदर हम किसी चीज को 0 पॉइंट से लेके आने की, एकदम बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो यही तो कह रहा है कि प्रभावशाली बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी बच्चों को पढ़ाए जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है भाई। डी में देखो क्या है, ये याद रखना, डी आंसर जो है वो क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से प्रवीणता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। संवाद कौशलों का उच्च स्तर, कल्पना को तथ्य के अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, या बार बार दोहराना और आवर्ती व्यवहार। जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, याद रखना आप लोग। तो देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। वो क्या कह रहे हैं, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है, देखना बच्चे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, स्वलीनता वाले जो बच्चे अपने अंदर ही अंदर चीजें करते हैं, तो वो क्या करते हैं, संवाद कौशलों का उच्च स्तर करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। कल्पना को तथ्यों से अलग करने की चेष्टा, बिल्कुल नहीं होता। स्वलीनता का मतलब होता है अपने अंदर ही रहना बस। उन्नत सामाजिक भावात्मक में बार बार दोहराना और आवर्ती व्यवहार करना, ये जो आंसर है आपका बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो सही रहेगा। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यक्रम के अनुकूल करें, भेद दोष दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन सा सही रहेगा, ध्यान देना बेटा। देखिए ध्यान देना इस चीज के बारे में भाइयों, समावेशी कक्षाओं के बारे में बोल रहा है वो। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। वो क्या करें भाई, विविध दृष्टिकोण शामिल होने चाहिए, ये भी बात सही है, और पाठ्यचर्या में अनुकूलन होना चाहिए, ये भी सही है। दोनों पॉइंट सही है बिल्कुल। ये क्या है, आपकी समावेशी कक्षा के अंदर चीजें होनी चाहिए। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, या विविधता को एक बाध्य रूप में देखें, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। यानी ए बी सी तो तीनों जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। एक दो और जो तीन रहेंगे वो आंसर क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देते रहे भैया आप लोग। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। थोड़ा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा भाई, ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होगी। देखिए वो क्या कह रहा है, उसने कहा है विद्यार्थियों की सीखने की जो शैलियों में विविधता होगी वो क्या होगी। उन्होंने कहा है भाई, शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो शैलियों में होगा नहीं। को महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए, और मानव विधिता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, की अपेक्षा की जानी चाहिए, और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं देना। देखो डी नहीं की बात कर रहा है, और यहाँ भी क्या है, बाधा और अवरोध के रूप में देखना जाना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। ए और डी तो है नहीं भाई ऑप्शन में, ये तो होंगे ही नहीं। इसका आंसर देखिए,
को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विधिता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए की अपेक्षा, यानी उसके विद्यार्थियों की सीखने की जो शैलियां हैं की अपेक्षा की जानी चाहिए कि और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए। एक रूपता तो हो ही नहीं सकता भाई, कोई जो शैली रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी और कोई शैली किस प्रकार की रही, तो एक रूपता वाली बात तो हो ही नहीं सकती कभी, इसलिए ये जो आंसर ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यानी को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विधिता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए इसी के साथ जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर जिस भाई ने बी दिया है। तो क्वेश्चनों को इस प्रकार से पढ़ा करो, समझा करो कि पेपर में किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये हमें कथन के बारे में दे रखा है भाई कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, तो एक बार इनके बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखो एक कथन दे रखा है इन्होंने, एक कथन के बारे में, शिक्षार्थी के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ए तो कथन ये है, बी कथन जो है ए तो ये रहेगा, बी क्या है थोड़ा इसी के बारे में देखिए। आर कह रहा है, वो आर के बारे में क्या कह रहे हैं, आर के बारे में कह रहे हैं कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखने और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और आर एक की व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो ऑप्शन क्या रहेगा, देखो है बिल्कुल है भाई, देखो क्या है इसमें, इसमें दे रखा है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है भाई। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है ये विषय। देखो वो कहना क्या चाह रहा है कि जब विद्यार्थी जितनी आपस में क्या है किसी चीज के ऊपर डिस्कस करेगा कि उसके अंदर जो समालोचनात्मक चिंतन होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है रखना, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है वो विकसित होती है। रचनात्मक क्या होता है, खुद से उस काम को करने की सोचता है, यानी समस्याओं का खुद क्या है विचार करेगा, तो उसकी जो तर्क करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, खुद से काम करने की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तो क्या होगी कि सोचने की क्षमता विकसित, क्षमताओं को सीखते समृद्ध करते हैं। तो यानी क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की क्या करता है सही व्याख्या करता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये आंसर भी आपका सही जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 के बारे में पढ़ेंगे। 29 क्या है इसके बारे में देखो, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तथ्यों को रटना, यंत्रवद याद करने के पूर्वाभ्यास, मोत्कृष्ट या समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। वो कह रहा है प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राथमिक लक्ष्य क्या है भैया, वो कक्षाओं के साथ क्या करेगा, वो प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन नहीं लड़ेगा। यंत्रवत याद करने के, वो किसी यंत्र के माध्यम से या किसी भी तरीके से याद करना, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीटेशन में लाना, ये नहीं सीखेगा। तथ्यों को रटना ये भी नहीं होगा, रटने की बात आ जाएगी तो वो आपका वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। बच्चा जितना क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपना हमेशा याद रखना, क्रिटिकल थिंकिंग को विकास करेगा, विकसित करेगा, डिस्कस करेगा, वो उतना ही बच्चा ज्यादा चीजों को सीखेगा। तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर जो उसका लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन वाला होना चाहिए। चलिए इसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, मूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर। तो याद रखना बच्चे कब प्रभावी ढंग से कब सीखेगा, बच्चा तब सीखेगा जब कोई भी क्या होगी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमूर्त से। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है कि बच्चों को सबसे पहले कोई चीज सामने ना हो उसके बारे में विचार कराइए, फिर जो उसके सामने लेके आइए, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। जटिल से सरल की ओर क्या है, ये भी नहीं होगा। देखो जैसे सपोज गणेश की मैं बात करता हूँ, अगर हमें बच्चों को एप्पल के बारे में पढ़ाना है तो एक भाई एप्पल लेके आए, बेटी एप्पल है, एप्पल कैसे कलर का है, रेड कलर का होता है, इसे खाने से हमें क्या है भाई विटामिन मिलती हैं, ये मिलती है, तो हर चीज के बारे में दिखाने के बाद बच्चों से चीज सिखाएंगे तो ज्यादा सीखेगा। सरल से जटिल, जटिल से सरल की ओर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या है बच्चे प्रभावी ढंग से सिखाना है। और तर्क संगत से अनुभवज्ञ की ओर बढ़ाना ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, जिस भाई ने बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए इसी के साथ जो है याद रखना आपका जो एग्जाम है, आज का पेपर है भाई उसका फुल सॉल्यूशन है। और अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। अब आपके लिए रोजाना इसी प्रकार से पुराने जो पेपर रहेंगे सीटेट के, या जो पुराने पेपर उनमें क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।